हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड नाउ हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था। हमने पिछली वीडियोस में स्टेट फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके थे। हमारे स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और कौन कौन से हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं, कौन कौन से हमारे पाथ फंक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मींस हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कवर करेंगे। और जो सेकंड टॉपिक है वो रहेगा हमारा साइक्लिक प्रोसेसेस। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या हमारा कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। ये जो है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कहता है। मीनिंग क्या है इसका? कि हम ना तो एनर्जी को अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको अपने आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर हम कर क्या सकते हैं कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स हम मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में ट्रांसफर कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और वाइस वर्सा भी हमारा ट्रू है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी मीन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पानी जो है हमारे झरनों से नीचे गिरता है हाइड्रोलिक्स ड्रम्स के ऊपर, वो ड्रम्स क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। और उनके रोटेशन की वजह से जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हुआ क्या? हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आई, किससे? वाटर से। और वो वाटर ने किसको ट्रांसफर करी? हाइड्रोलिक ड्रम्स को। और ड्रम्स ने क्या किया? उसको कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ किस चीज का? मैकेनिकल एनर्जी का। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। एक और बात हम करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स ले लेते हैं। वहां पर क्या होता है? वहां पर हम जो कोयला है मीन्स जो कोल है, हम उसको बर्न आउट करते हैं, उससे हमारी हीट एनर्जी जनरेट होती है। और वो हीट एनर्जी वाटर को इवेपोरेट करती है। उस वाटर के वेपोरेशन की वजह से जो साइक्लिक जो ड्रम होता है वो रोटेट करता है और हमारा जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पे हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर दोनों जगह हमने खुद एनर्जी जनरेट नहीं करी, बल्कि हमने सिर्फ क्या किया? हमने सिर्फ ट्रांसफर किया हीट एनर्जी को वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म के अंदर, ठीक है। मींस हमने मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर किया किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि हमने हीट एनर्जी का ट्रांसफर किया इलेक्ट्रिकल के अंदर। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी ट्रांसफर कर सकते हैं मैकेनिकल में, ठीक है। जब मैं कहूँ हीट में, तो जब हमारे बल्ब जलते हैं वो लाइट एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं। और कुछ ना कुछ कभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि हमारे जो बल्ब हैं वो गर्म भी हो जाते हैं, तो हीट में भी कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है। या हम रेजिस्टर से जब हम करंट पास करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला, तो हमारा हीट एच होता है, दिस इज हीट एनर्जी, हीट जनरेटेड, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। टी यहाँ पे टाइम है, आर हमारा रेजिस्टेंस है, आई हमारा करंट फ्लोइंग यूनिट करंट है हमारा जो फ्लो कर रहा है किसके अंदर? रेजिस्टेंस के अंदर से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल लिए अभी तक, और हमने देखा कि हम सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं? अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट एनर्जी दें, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? या तो वो कन्वर्ट होगी हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और वो कुछ ना कुछ वर्क करेगा सिस्टम, ठीक है। कुछ ना कुछ जो हीट है वो यूज होगी टू डू सम वर्क बाय द सिस्टम। समझ में आया?
मीन्स ये इसका क्या कहने का मतलब है, ये जो इक्वेशन जो है ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, जिसके अंदर डेल्टा क्यू क्या है हमारा हीट चेंज, और डेल्टा यू हमें पता ही है इंटरनल एनर्जी, और डी डब्ल्यू मीन्स स्मॉल चेंज इन वर्क। देखो हम किसी भी सिस्टम को मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पानी को भर के रख दिया, पानी भर के रख दिया, और ऊपर से हमने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, वी आर सप्लाइंग सम हीट एनर्जी टू दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब क्या होगा, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा मीन्स पानी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, दिस इंप्लाइज हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, बिकॉज वी नो हमारा जो इंटरनल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सीपी इंटू डी टी, प्रेशर कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, सीपी मीन स्पेसिफिक एरिया कांस्टेंट प्रेशर, और डी टी मीन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है पानी का, इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है, और कुछ ना कुछ वर्क डन, जब हमारा पानी जो है स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा, तो कुछ ना स्ट्रीम जो है एक्सपेंड करेगी, उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो प्रेशर रिड्यूस होगा, मींस प्रेशर के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा, गैस हमारी तो एक्सपेंड होगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज हमारी जो हमने हीट दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, वो किसमें यूज हो रही है, वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, और कुछ ना कुछ सिस्टम वर्क कर रहा है हीट को लेकर। ठीक है, अब हमने डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ी हुई, और डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हमने कुछ ना कुछ कंडीशंस दी थी, मतलब किसी में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, किसी में हमने हीट चेंज को जीरो किया था, या किसी में हमारा जो वर्क डन ही जीरो आया था। तो उन सब केसेस को लेकर हम चलेंगे कि क्या क्या हमारा केसेस पॉसिबल हो सकते हैं थ्रू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो सबसे पहली जो हमारी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, या मैं कहूँ कि टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। और इस प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हमें कहता है कि dq, अभी हमने पढ़ा था क्या कहता है, दैट इज dq इज इक्वल्स टू du प्लस p dv। यहाँ पे p dv क्या, दैट इज dw, मींस ये एक टाइप का वर्क डन होता है। हमने पढ़ा था जब हमने मैंने आपको वर्क डन के बारे में बताया था कि उनको डिफरेंट प्रोसेस में क्या वर्क डन होता है, तो हमारा dw शुड बी इक्वल्स टू p dv। इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दिस इंप्लाइज हमारा du क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है, du क्या होता है हमारा, दैट इज एनसीपी dt। अगर हम dt ही हमारा जीरो है, हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या है, जीरो, दिस इंप्लाइज हमारा जो du हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, मीन्स इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम कोई भी सिस्टम ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसका हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं, रख रहे हैं, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको हीट दिए जा रहे हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल्स टू p dv, या मैं कहूँ कि dq जो हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, dw के बराबर हो जाएगा, मतलब जितनी भी हम हीट सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, it will all be converted into heat, मीन्स वो सारे की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिस्टम वर्क करेगा, एक्सपेंड करेगा तभी, बट उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ऑल हीट विल बी यूज्ड टू डू वर्क बाय द सिस्टम। ठीक है, अब हम अगर इसको एग्जांपल के साथ समझें तो हमें पता है, देखो अगर हम यहाँ पे आइस लेते हैं, आइस, ये क्या हमारे आइस है, दिस इज अवर आइस।
और ये कौन सा टेम्परेचर पर लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इसको हीट करें एट 0 डिग्री सेल्सियस तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। बट हमें पता है कि जब भी हमारा कोई भी फ्यूजन प्रोसेस होता है, आइस अगर हमारा वाटर में कन्वर्ट होता है तो हमारा टेम्परेचर तो उस टाइम पे क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अगर हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो जितनी भी हम हीट देंगे वो किसमें करेगा, यूज करेगा, वो वर्क डन यूज करेगा। और वर्क डन कैसा होता है, ठीक है, हम हीट यहाँ से दे रहे हैं और वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज विल बी जीरो इन दिस प्रोसेस। अगर हम एक और दूसरी चीज लें, मीन जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या वाटर है और पानी को हम गर्म कर रहे हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल कर रहे हैं, तो उसकी भी उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और हमारा जितनी भी हीट हम उसको दे रहे हैं वो क्या करेगा, वर्क डन करने में काम आएगा, डब्ल्यू में काम आएगा, और वो एक्सपेंड करेगा हमारा सिस्टम, ठीक है। ये समझ में आ गया, गुड। मीन्स अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ा और हमने इसके दो एग्जांपल लिए जिसमें कि हमारी इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस आती है, अगर हम उसके बारे में पढ़ें तो वो होती है हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, अब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम क्या कांस्टेंट रखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, हमारे हीट में कोई भी चेंज नहीं आता, मींस du dq इज इक्वल्स टू जीरो, बट du इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि dq इज इक्वल्स टू du प्लस p dv। या मैं ये कहूं कि dq में हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू du प्लस p dv। या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि du इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी, ठीक है। मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम जो भी वर्क करेगा वो जो एनर्जी है वो कहाँ से लेगा, वो इंटरनल एनर्जी में से लेगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, हमने कोई भी इंसुलेटेड जगह, हमारा इंसुलेटेड सिस्टम है, ठीक है, मान लो कि इंसुलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया, यहाँ पर मैंने क्या भर दी, गैस भर दी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो गैस है एक्सपेंड करे, अगर ये गैस एक्सपेंड करेगी मींस इसका जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, मींस P इंटू डीवी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इफ इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी दिस मींस du मींस जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगा, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव होगी, हमने पढ़ा था कि एनसीपी dt होता है हमारा du। अगर वो लेस देन जीरो है तो हमारा dt भी क्या होगा, लेस देन जीरो का, मींस change in temperature will be negative, this implies temperature will decrease, हमारा क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और उसी केस में अगर हम सिस्टम को कंप्रेस करवाएं, गैस को हम कंप्रेस कराएं, गैस को अगर हम लिक्विफाई कराएं तो उस केस में हमारा डीवी जो होगा लेस देन जीरो होगा इन कंप्रेशन, ठीक है। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर मींस डेल्टा क्यू हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ओके। अगर हम कंप्रेस कराएं तो हमारा नेगेटिव होगा, और पी डीवी विल ऑल्सो बी जीरो, or negative of PdV will be greater than 0, and this implies du will be greater than 0, or means ncp dt is greater than 0, तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 0, और हमारा जो मीन्स जो हमारा टेम्परेचर होगा सिस्टम का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये था हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस की बात। अब जो हमारी थर्ड प्रोसेस आती है इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम क्या लेके चलते हैं कि हमारी कोई भी सिस्टम की वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ना तो सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है ना ही कंप्रेस हो रहा है, मींस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो। या मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारा वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डीवी। अगर हमारे डीवी हमारा जीरो है मीन्स उसकी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, डेट इज डी क्यू
इज इक्वल्स टू डी यू। दिस इंप्लाइज हम जितनी भी एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं, हीट एनर्जी जितनी भी सप्लाई कर रहे हैं, वो सारी की सारी किस में यूज हो रही है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो रही है। ठीक है, अगर हमारे DQ पॉजिटिव होगा, दिस इंप्लाइज हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी क्या होगा? जीरो। अब इसकी बात को समझो, ये क्या कहना चाहते हैं? ये देखो, अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, DQ पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? हम हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं हम अपनी हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, तो सिस्टम की वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना करते हुए तो सिस्टम का टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ना। समझ रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? पानी को गर्म कर रहे हैं, बट उसको वेपर बॉईल नहीं करते हुए हम उसको सिर्फ गर्म कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, वे ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम DQ हमारा जो पॉजिटिव है, हम अगर हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो हमारे जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर हमारी DQ मीन्स हीट एनर्जी हम वहां से निकाल रहे हैं, किसी बॉडी से अगर हम हीट एनर्जी निकालें तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये समझ में आया? हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ये बात, ये दोनों बातें आप इस फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी समझ सकते हैं। तीनों जो हमारी प्रोसेसेस है, ये तीनों हमारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, इन तीनों केसेस को आप हमेशा याद रखना। क्या हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, क्या हम इनके यूजेस होते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर हमें जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों के अंदर तीनों प्रोसेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। आइसोथर्मल में क्या था? हमारे जो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया, जितनी भी हम हीट सप्लाई कर रहे थे सिस्टम को, वो सारा का सारा किस में यूज हो रहा था? वर्क डन करने में यूज हो रहा था। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा क्या निकल के आया बात? हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस में जितनी भी हम मीन्स जितना भी सिस्टम वर्क कर रहा है वो किसके बेस पे कर रहा था? वो इंटरनल एनर्जी के बेस पे कर रहा था। मीन्स अगर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। दिस इंप्लाइज हमारा जो टेम्परेचर सिस्टम का वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मीन्स सिस्टम कूल हो रहा है। अगर हमारा जो कंप्रेशन हो रही है गैस की, तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। दिस इंप्लाइज हमारी जो इंटरनल एनर्जी है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जो थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसके अंदर हमारा क्या होता है? अगर इसमें जो है वर्क डन हमारा जीरो होता है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता। जितने भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो रही है। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेस हमने कुछ कुछ डिस्कस किया था साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। इंटरनल एनर्जी जब मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट आर स्टेट फंक्शंस, तो उसमें हम थोड़ा बहुत डिस्कस करे थे। हम थोड़ा डिटेल में अब डिस्कस करेंगे साइक्लिक प्रोसेस होती है। साइक्लिक प्रोसेस हमने नाम से इसका आइडिया लग रहा है कि भी स्टेट पर हम जिस भी स्टेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ए, और वो ए स्टेट पर ही है। उसको हम क्या करें? बी में ले जा रहे हैं, देन बी से सी के अंदर ला रहे हैं, और फिर वापस सी से ए के अंदर ला रहे हैं। मींस हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट थर्मोडायनेमिक सिस्टम की ए सेम ही रहनी चाहिए। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम शुड बी सेम। ठीक है, इसमें, ठीक है, इसी को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। मींस हम जिस स्टेट से चले थे वापस उसी स्टेट पर हम आ गए, इसे ही हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, थ्रू डिफरेंट पाथ, वापिस सेम पाथ कवर करके नहीं आना, डिफरेंट पाथ हमें आना है। अब हम बात करते हैं कि इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमारा वर्क डन कितना होगा। और हमने एक और बात नोटिस करी थी कि साइक्लिक स्टेट के अंदर, साइक्लिक प्रोसेसेस के अंदर हमारी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है,
हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो होती है, और जितनी भी हम हीट सप्लाइड मींस डी क्यू इजिकल्स टू डीवी डी डब्ल्यू आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मींस हमारा डेल्टा यू जीरो है। जितने भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो सारा का सारा वर्क डन में काम आएगा। हम एक पीवी ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, हमको अभी पीवी ग्राफ ले लेते हैं। ई है, ये मान लो वी है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारी स्टेट है ए। ए से हम कहाँ जा रहे हैं, बी के अंदर जा रहे हैं, एंड देन बी से हम सी के अंदर जा रहे हैं, सी से हमारे डी के अंदर जा रहे हैं, और फिर वापस ए में वापस आ रहे हैं। देखो ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए, और डी से फिर वापस ए में गए। और ये क्या हमारी साइक्लिक प्रोसेस है। हम जिस स्टेट से चले थे वापस उसी क्लोज्ड कर्व बनाते हुए हम वापस उसी स्टेट के अंदर आ गए। दिस इज अवर साइक्लिक स्टेट। अगर हम हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी होती है, जीरो होती है, और उसके अंदर वर्क डन अगर हमें फाइंड करना हो, वर्क डन तो हमारा कितना होगा। अगर हम वर्क डन फाइंड करें पूरी की पूरी स्टेट में, तो वर्क डन फ्रॉम स्टेट ए टू बी करेंगे, प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, प्लस वर्क डन फ्रॉम आई एम सॉरी मीन्स वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, राइट, एंड लास्ट वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। ये सभी की सभी प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। अभी समझना मैं क्या रिजल्ट लेके आ रहा हूँ। अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। हमें पता है कि किसी भी पीवी ग्राफ में वर्क डन क्या होता है, उस कर्व के नीचे का एरिया मींस दिस होल एरिया, ये एरिया कर्व के अंदर वाला, और प्लस इस कर्व के नीचे वाला भी हमारा एरिया आएगा। तो अब जो हमारी गैस है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, मींस वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे V1 था वॉल्यूम, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे मान लेते हैं V1 वॉल्यूम था, यहाँ पे हमारा क्या था V2 वॉल्यूम था, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा P2 प्रेशर था, P1 प्रेशर था। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज सिंपली कितना आ जाएगा, P2 मींस दिस whole length into V2 minus V1 because this is a rectangle, right? ऐसे ही अगर हम दिस विल बी पॉजिटिव बिकॉज V2 जो है हमारे पॉजिटिव है। अगर हम वर्क डन फाइंड करें फ्रॉम बी टू सी क्या आ जाएगा। अब देखो वो बीसी में हमारे कैसी प्रोसेस है, बीसी बीसी हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमारी वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ना तो उसमें कोई चेंज होता। अगर हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो हमारे बीसी में हमारा वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। समझ में आया। हमने पहले पढ़ चुके हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वर्क डन क्या होता है, आप वो वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, अगर मैं यही समझाने लगूंगा थोड़ा लंबा टाइम चला जाएगा। देखो अब हम बात करें ऐसे ही वर्क डन फ्रॉम डी टू ए कितना आ जाएगा, वो भी हमारा जीरो का, बिकॉज दिस इज आल्सो आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ अगर हम बात करें वर्क डन फ्रॉम सी टू डी की हमारे कितना आएगा। देखो सी पे हमारी V2 वॉल्यूम थी, और डी पे हमारी V1 थी। हमें पता है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, दिस इंप्लाइज कंप्रेशन हो रहा है इसमें। अगर हमारी गैस कंप्रेस हो रही है तो इसके अंदर का वर्क डन क्या होगा, दिस एरिया, इट इज दिस एरिया ना, नेगेटिव ऑफ दिस एरिया, बिकॉज हमारा वर्क डन जो है इसमें नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा कितना होगा, इट इज P1 इंटू माइनस P1, V2 माइनस V1, इससे मैंने माइनस बाहर ले लिया कॉमन, और V2 माइनस V1 लिख दिया। ठीक है, अगर हम इन सबको ऐड करें हमारा टोटल वर्क डन कितना निकल कर आ जाएगा, दैट विल बी कितना आ जाएगा, दैट इज P2 V2 माइनस V1, और ये दोनों तो जीरो हो गए। ठीक है, हमारा क्या बचा, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी दैट इज माइनस ऑफ P1 इंटू V2 माइनस V1, और अगर हम लिखें P2 माइनस P1 V2 माइनस V1 हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें P2 माइनस P1 के हमारा कितना होगा, दैट इज दिस होगा, और V2 माइनस V1 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हमारा इसके अंदर का कर्व के अंदर का एरिया नहीं देगा, इट विल बी अवर एरिया अंडर दिस कर्व, इट विल बी अवर एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, मींस एरिया अंडर द कर्व
ए बी सी डी ए। मीन्स अगर हमारी कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, अगर हमारी भी कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस ने कितना वर्क डन किया, अगर हमें ये फाइंड करना है, तो हम उस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का एरिया फाइंड कर लेंगे। दिस इज अवर वर्क डन। ठीक है? तो ये 2 टॉपिक, छोटे-छोटे टॉपिक हमारे रह गए थे। स्टेट फंक्शन क्या होता है? सॉरी, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। ठीक है? और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है? और लगातार मेरे ख्याल से 2 सेशन हम लेंगे न्यूमेरिकल्स के। देन हम बाद में बात करेंगे एंट्रोपी और कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप जितने भी हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आप रिवाइज करिए एंड गुड लक। हम नेक्स्ट कल हम मिलेंगे आपको साथ विथ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। So see you soon.